एमपी बोर्ड क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपका 26 फरवरी के दिन आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है और 4-4 नंबर के प्रश्न केवल हमारे रह गए थे तैयार करने को। तो इस वीडियो में हम 4-4 नंबर के प्रश्न बताएंगे जो कि 12 नंबर आपके कंप्लीट करवाएंगे, है ना, क्योंकि 4-4 नंबर के आपके कुल 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, है ना। तो ये सारे जो प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये जरूर से कंप्लीट कर लेना। और पिछले जो वीडियोज़ डाले हैं जिनमें हमने क्या बताया आपको 2-2 नंबर के प्रश्न बताए हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न बताए हैं और 1-1 नंबर के आपके सारे ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। बस पहले ये वीडियो पूरा देखिए, फिर लास्ट में आप क्रमशः वो सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। आपकी तैयारी जो है एकदम टॉप लेवल की हो जाएगी। आपको बस यही पढ़ लेना है क्योंकि अभी वक्त और कुछ पढ़ने का नहीं है। देखिए, वैसे मैं पिछले वीडियो में इंपोर्टेंट मैप्स सारे कंप्लीट करवा चुका हूं, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ना आता है तो मैंने इसमें जोड़ा है, क्योंकि आपको 3-4 मैप्स इसमें दे दूंगा। आपने बोला है ना कि उसके अकॉर्डिंग बताइए, केवल इंपोर्टेंट बताइए। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि केवल इंपोर्टेंट बताइए, है ना। तो ये इंपोर्टेंट है ना। ये जो क्वेश्चन है बने बनाए क्वेश्चन है और 4 नंबर के आता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये 4 आपको यहाँ पे नाम दिए जाते हैं कि निम्न को मानचित्र में दर्शाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% मुझसे लिख करके ले लो। ये क्वेश्चन आएगा और आप पे बनेगा और आप अच्छी तरीके से यहाँ पे करके जाएंगे, तो है ना। देखिए, ये रहेगा आपका मैप इस प्रकार से। आपको इसमें क्या क्या दर्शाना है, तो विजयपुर दर्शाना था, अमरकंटक और बालाघाट और यहाँ पे मुंबई हाई। तो बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। विजयपुर ये रहा यहाँ पे, मुंबई हाई यहाँ पे, मुंबई से यहाँ पे समुद्र की तरफ मुंबई हाई यहाँ पे आपका रहेगा। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के मानचित्र में निम्न ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए, है ना। ऊर्जा संयंत्र दे सकता है आपको, परमाणु संयंत्रों को दर्शाने का दे सकता है, देखिए जैसे ये है ना। तो रावतभाटा, तारापुर, कलपक्कम, नरोरा परमाणु संयंत्र ये सारे दर्शाना है। तो जो जो जहाँ पे हैं बस आपको एक बार यहाँ पे दो बार ने बस देखिएगा कि कौन कहाँ पे हैं, बस आपको आसानी से ध्यान आ जाएगा। बस ध्यान से कीजिएगा, आप कर लाएंगे, है ना। तो ये रहा तारापुर, रावतभाटा, नरोरा, कलपक्कम। तो इस प्रकार से यहाँ पे हैं, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो रानीगंज, सिंगरौली, बेलाडेला, कोरबा इन सभी को आपको दर्शाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंगरौली और जो बेलाडेला, कोरबा है कई बार यहाँ पे जो है पूछा गया है ना, कि ये कहाँ पे है, तो आपको जरूर से पता होना चाहिए, है ना। तो ये रहे यहाँ पे आपके जो 4 इसमें पूछे गए हैं कि निम्न जगहों को दर्शाइए, तो ये रहेंगे यहाँ पे, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनको आपको दर्शाना है, नेवेली, बरौनी, तूतीकोरिन, सतपुड़ा, है ना। तो देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है सतपुड़ा कहाँ पे है, सतपुड़ा ये रहा यहाँ पे मध्य प्रदेश में, बरौनी रहा और नीचे नेवेली और तूतीकोरिन आपको मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का जो है वर्णन कीजिए कोई 4। तो आपको यहाँ पे देख लेने हैं। पहला दिया गया है आपको परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। एक ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत जो है साधन है क्या, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। दूसरा है सौर ऊर्जा, है ना। गैर परंपरागत साधनों की बात कर रहा है तो परमाणु और आणविक ऊर्जा को समझे। यहाँ पे देख सकते हैं, आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उसमें ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा जो है विमुक्त होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा जो है पाई जाती है ना। तो ये आपको पॉइंट इसका समझना है। इसमें किसी भी रूप से जो है ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन ये सेकंड पॉइंट है इसका, ऊर्जा का गैर परंपरागत जो है साधन है वो सेकंड। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है ना। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीमित संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। भारत की ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है ना। आपने सोलर पैनल देखे होंगे, सौर संयंत्र देखे होंगे, उनसे क्या है सीधी विद्युत बनाई जा रही है ना। तो यही इसमें कहा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका पवन ऊर्जा। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन देख रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। और आपको देखिए ये महत्वपूर्ण जो पवन ऊर्जा फॉर्म है इनको याद रखना है ना। यहाँ पे महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा जरूर से। इसके बाद है बायोगैस। इसके बाद
बायोगैस। फोर्थ पॉइंट है आपका ग्रामीण इलाकों में। देखिए अगर आपसे कोई पॉइंट में पूछा जाता है तो आप पॉइंट लिखिए उसमें, लेकिन आप उसमें अगर हेडिंग्स बना करके अच्छे अंदर से लिखते हैं आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। बस अच्छी तरीके से उससे रिलेट करता हुआ लिखिए, आपका अंक नहीं कटेगा। और इसी तरीके से आपको लिखना है। और मैं इस पॉइंट में क्यों बताता हूँ, ताकि आप लोगों को याद हो। ऐसे क्यों अच्छी तरीके से आपको याद होता है, क्योंकि आपको ऐसे में भारी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है ना। तोड़ तोड़ के याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। देखिए ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है ना। आपने देखा होगा गोबर खाद देखिए, उससे जो है गैस उत्पन्न की जाती है। आपने कई ऐसी बायोगैस, यही तो बायोगैस है ना। और जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा जो है अधिक होती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखे। तो आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, सरकार की दमनकारी नीति है ना। सरकार की मतलब ब्रिटिश सरकार के उस समय ऐसी दमनकारी नीतियां चल रही थी जिससे जनता में जो है आक्रोश और असंतोष फैला, जिसके कारण जो है ये विद्रोह जो है पैदा हुआ है ना। तो ये रहेगा यहाँ पर, सरकार की दमनकारी नीति ने जनता में असंतोष एवं विद्रोह की जो है भावना फैला दी। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, प्रेस एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट आदि जो है बनाए गए थे। क्रांतिकारियों को काला पानी, आजीवन कारावास और फांसी की सजांदी जो है दी जा रही थी, है ना। आपने देखा ही होगा, है ना, पढ़ा ही होगा। इसमें जनता का आक्रोश ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ता गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका जो है निभाई। यहाँ पे ये आंसर आपको इसमें लिखना है। और सेकंड पॉइंट इसका देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, है ना। तो जो है असहयोग आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का जो है क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रथम विश्व युद्ध में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत के प्रभाव के कारण चीन, भारत आदि देशों में राष्ट्रीयता की लहर आई। कांग्रेस अंग्रेजी सरकार से आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जो है बदल गया, है ना। तो असहयोग आंदोलन जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में कार्य कर रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि लोगों में जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, है ना। तो यही इसका आपको लिखना है इसके बारे में। और इसके बाद सेकंड आपको थर्ड पॉइंट दिया गया इसका, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से निराशा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में, है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, मैंने ये ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट करवाए हैं। 2 वीडियो जरूर से जाकर के देखना। वैसे मैं बता देता हूँ कि 1914 से 18 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे चला था, है ना। और उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना जो है प्रकाशित की गई। और इसमें कहा गया है इस योजना ने भारतीयों की आशाओं पर जो है पानी फेर दिया। कांग्रेस ने सुधार को अपूर्ण, असंतोषजनक एवं निराशापूर्व पूर्ण कहकर इसकी आलोचना की, है ना। इसके बाद उन्होंने असहयोग की नीति को जो है अपनाया, है ना। तो ये रहेगा। इसके बाद रोलैक्ट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुए, है ना। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और आप ये भी याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 जो डेट है वो ही यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी दिन हुआ था। याद रखिएगा ये डेट, है ना। और 1919 में आपका सन 1919 में आपका रोलैक्ट एक्ट जो है पारित किया गया था। ये भी सन याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे कंप्लीट करवाए हैं, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैं वैसे बता देता हूँ यहाँ पे आपको ताकि याद भी रहे। रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण बने, है ना। देखिए असहयोग आंदोलन एक तो क्यों इतने जो है अपनी आक्रोशिता पकड़ गया, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं घटित हुई तो एक आघात हुआ लोगों पर, भारतीयों पर, है ना। तो 1919 ईस्वी में सरकार ने रोलैक्ट एक्ट पास किया, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़िएगा, आपको भी लगेगा कि क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप पढ़िएगा, आपकी बुक में है। तो काला कानून कहा गया। इस कानून के विरोध में सभी जगह हड़ताल, विरोध और प्रदर्शन किए गए, है ना। जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से, देखिए जो रोलैक्ट एक्ट जो है सरकार के द्वारा पारित किया गया था 1919 में, उससे क्या है, काला कानून कहा गया। जरूर से याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। एक जनसभा पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल सन 1919 को अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड से सारे देश में उत्तेजना की लहर फैल गई थी, क्योंकि उसमें कई मासूम लोगों की जो है जान चली गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी। तो वो हत्याकांड यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड वो है वहाँ पे कहा जाने लगा। ये रहेगा आपका। इसके बाद राजनीतिक दलों के गुण या विशेषताएं लिखिए, है ना। ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके 4 गुण लिखे हुए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम
बनाते हैं और दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं, प्रयास ही करते हैं, वैसे तो आज के समय में नहीं हो रहा है। इसके बाद है दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए इसका नजरिया समाज के उस वर्ग विशेष की तरफ जो है झुका होता है। अगला है आपका 4 नंबर का, किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। समर्थक तो ये जनता ही होती है और सक्रिय सदस्य क्या होते हैं, कार्यकर्ता कहे जाएं, और ये नेता तो आपको पता ही होगा। तो ये रहेंगे आपके 4 जो है पॉइंट यहाँ पे दलों के गुण यहाँ पे है ना, राजनीतिक दलों के गुण। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, देख सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं या जो है कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वो हमने गुण देखे थे और ये यहाँ पे हमें क्या देखना है, लोकतंत्र में राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनकी हमें यहाँ पे कार्य देखना है। देख लेते हैं यहाँ पे चुनाव लड़ना। तो प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार जो है खड़े करता है और उनको सफल बनाने के लिए जनता से अपील करता है। चुनाव में प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा दल अपनी नीति को जनता तक पहुंचाते हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते हैं। तो ये तो आप आम सी बात है, आप सभी को पता होगा कि ऐसा होता है ना, समझ ही गए होंगे। इसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। तो जब भाई वोट मांगे तो बताना तो पड़ेगा कि हम ऐसा हो गए तो हम क्या करेंगे, हम जीत गए तो हम क्या करेंगे, है ना। तो अपनी नीतियां वो सामने रखते हैं, है ना, कार्यक्रम बताते हैं जनता के सामने। तो दल अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। जैसा कि अभी चुनाव हुए थे, है ना, तो लाडली बहना योजना को रखा गया। ये नीति हैं तो है, ये नीति हैं मतलब जनता के सामने खुलते मिलते जुलते विचारों को जो है एक साथ लाया जाता है उसमें, है ना। सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके ताकि इस तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती है। तो यही रहेगा आपका। इसके बाद है आपका कानून निर्णय में निर्णायक भूमिका, है ना, कानून निर्माण में जो है निर्णायक भूमिका निर्माण। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, है ना। विधायिका में जो सदस्य बैठते हैं किसी न किसी के तो होंगे, है ना, दलों के सदस्य बैठते हैं। वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल सरकार का गठन करता है और देश का जो है शासन चलाता है ना, देश का या प्रदेश का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जो कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका जो है कौन, जो एक दल का जो नेता होता है और उसके दल के जो सदस्य होते हैं वो अपने दल के नेता के निर्देश का जो है फैसला करते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है आपका विरोधी दल की स्थापना। तो जो दल चुनाव हार जाते हैं उनका कार्य विरोधी दल की स्थापना करना होता है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करता है और उसे निरंकुश बनने से रोकता है। तो ये तो सही बात है और किया भी जा रहा है और होता भी है। तो कोई भी काम हो अगर 2 लोग कर रहे हैं ना तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही बोलेंगे हमेशा, है ना। अगर कोई सरकार है, उसकी सरकार चल रही है और कोई अपोजिशन में है और वो अभी चुनाव नहीं जीता है तो वो दोनों मतलब एक दूसरे की बुराई का ही, आलोचना का ही कार्य करते हैं। कोई अच्छा नहीं होता है, दोनों ही एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो सरकार में नहीं हो। इसके बाद है आपका गांधी जी की नमक यात्रा का विस्तार से वर्णन करें। तो महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। तो देखिए नमक यात्रा, है ना, नमक दांडी यात्रा, जिसे नमक यात्रा नमक आंदोलन कहा जाता है, इसमें कुछ मांगे साधारण थी, है ना। 11 बातों का उल्लेख किया था, है ना। क्या वो पत्र लिखा है इन्होंने, तो 31 जनवरी 1930 को, है ना, तथा कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों के लिए की गई थी। गांधी जी इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे जिससे सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है नमक कर, है ना, नमक कर। आज हम इतना सस्ता जो नमक खा पा रहे हैं ना, गांधी जी की देन है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, को समाप्त करने से संबंधित थी। नमक कर को समाप्त करने, क्योंकि नमक पे जब टैक्स लिया जाता था, है ना, नमक का इस्तेमाल अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग करते थे और करते हैं। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, है ना। अतः नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी अंकुश को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। गांधी जी ने एक पत्र द्वारा चेतावनी दी कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन के द्वारा उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया, है ना। गांधी जी ने कहा कि नमक का कर जो है हटाया जाए, नमक पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इरविन क्या है, जो इरविन जिसे पत्र लिखा था वायसराय इरविन को महात्मा गांधी जी ने, है ना, 30 जनवरी 1930 को, है ना। तो उसने क्या किया, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनकी जो 11 बातें थी, 11 मांगे थी, उनको ठुकरा दिया उसने, है ना। तब गांधी जी ने 78 सहयोगियों
सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा, जैसे कि नमक आंदोलन है ना, नमक यात्रा या दांडी मार्च भी कहते हैं, शुरू कर दी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। इस तरह न केवल अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा की गई बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, 78 लोगों को, सहयोगियों को और भी कई होंगे, है ना, दांडी यात्रा पर निकल गए और उन्होंने क्या है, समुद्र के पास जाकर के पानी उबाल करके, है ना, आपको पता ही होगा कि समुद्र का पानी खारा होता है, उससे ही नमक बनता है ना, नमक पानी उबाल कर नमक बनाना जो है शुरू कर दिया, है ना। तो इससे सरकार में जो है यहाँ पर अशांति फैलने लगी, तो सरकार के लोगों में, है ना, ब्रिटिश में। और यहाँ पर देखेंगे इसके बाद है आपका उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किया, क्योंकि लोग तो गांधी जी के साथ थे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोग वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। इस प्रकार नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक सिद्ध हुई, है ना। तो ये यहाँ पे गांधी जी द्वारा जो है प्रयास किया गया, है ना, नमक यात्रा का ये वर्णन रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, कोई 4 लिखिए। तो राजनीतिक दलों की जो चुनौतियां हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो भारतीय लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का पूर्ण अभाव है। समस्त सत्ता हाईकमान तथा दल के सर्वोच्च नेता के हाथ में सिमट कर रह गई है। विधायक द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव केवल दिखावा मात्र है। वास्तव में विधायक हाईकमान के निर्देशों का ही पालन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। अनुशासनहीनता को परिभाषित करने का एकमात्र अधिकार दल में सर्वोच्च नेता को ही प्राप्त होता है। किसी दलीय नीति के सिद्धांतों के आधार पर आलोचना करना भी अनुशासनहीनता माना जाता है। देश के अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखना भी अनुशासनहीनता माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद है वंशवाद की चुनौती, है ना। ये वंशवाद की चुनौती बहुत बड़ा पॉइंट है इसका, देखिएगा, समझिएगा इसे। दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई है, देखिए, कोई एक नेता है तो वो सोचेगा कि मेरा ही बेटा क्यों ना अगला मेरे बाद यहाँ पे विधायक बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, है ना। तो उसी को वो पॉलिटिक्स में घसीटेंगे और उसी को यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो वंशवाद की चुनौती यही है। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है ना। यानी कि जो कार्यकर्ता अन्य हैं उसमें वो काम कर रहे हैं, और अगर कोई कार्यकर्ता ऊंचे पद पर है ना, और वो वहाँ पे है तो वो अपने परिवार को वहाँ पे लाएगा, तो ये अन्य जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या करें, उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिल पा रहा, तो उनके साथ ये अन्याय हुआ ना। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले उच्च पदों पर पहुँच जाती हैं। तो उनमें अनुभव कहाँ से होगा भाई, वो तो नेता का लड़का है ना। और ये अनुभवी सदस्य जो है उनके साथ अन्याय यहाँ पे किया जा रहा है। तो यही वंशवाद की यहाँ पे चुनौती बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, चौथा पॉइंट भी दिया गया है, धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए भाई, सब कुछ चाहता है कि हम जीत जाएं, जो खड़े हैं चुनाव में। इसके लिए भी कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से परहेज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वे ऐसे उम्मीदवार को उतारते हैं जिसके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके, है ना। कई बार राजनीतिक पार्टीज क्या करते हैं, चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करते हैं, उनकी मदद लेते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका चिंताजनक है ना। आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं और बड़े अमीर लोग हैं, सीधी बात कहें तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे पार्टीज में आ रहे हैं, राजनीति पकड़ रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय है, यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद है 4 नंबर का पॉइंट आपका, विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का अर्थ होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियाँ और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है ना। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है ना। कि आपको पता होगा ये पार्टियां एक दूसरे से लड़ेंगी, केवल और केवल एक दूसरे से लड़ेंगी। कोई भी पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक दूसरे से लड़ेंगी। ये अपने देश की आर्थिक समस्याओं पर, मसलों पर कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं करेंगी, केवल और केवल एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे जो है बातें करेंगी, है ना। जो लोग इससे अलग अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प जो है उपलब्ध नहीं रह गया है। तो ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा, है ना। यही तो विकल्पहीनता बताई गई है, विकल्प नहीं रह गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साइमन कमीशन भारत कब लाएगा, 1928, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जरूर से याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए,
ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। यह आयोग भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देगा। यह आयोग भारत के लिए बना है, परंतु इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है ना। मतलब अंग्रेज सारे बैठा दिए गए कि वो साइमन कमीशन मतलब इस आयोग को संभालेंगे, है ना, और भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का जो है अध्ययन करेंगे। और अंग्रेज करेंगे, भारत का करना है काम, अंग्रेज करेंगे। तो ये यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया। इसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज हैं। जब 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा, तब उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ हुआ, है ना। तो इस प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय ब्रिटिश पुलिस ने हमला कर दिया। तो लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में इनकी हत्या कर दी गई थी। वो हत्या ही कही जाएगी, है ना। ब्रिटिश पुलिस ने हमला कर दिया, जिसके कारण इस महान नेता की जो है मृत्यु हो गई थी, है ना। लाठी चार्ज किया गया था, लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारतीयों के असंतोष को दूर करने में असमर्थ रही। इस रिपोर्ट में ना तो औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख है और ना तो अधिराज्य की स्थिति को ही स्पष्ट किया गया था। साथ ही केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का भी उल्लेख नहीं था। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा। साइमन कमीशन के बारे में पूरा समझाया गया है। इसके बाद 12वें नंबर का प्रश्न है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो जरूर से जाकर के देख लेना, वहाँ से आपकी बहुत ही डेट्स तैयार हो रही हैं, ऐसी डेट्स आती हैं ना जो ये तैयार हो रही हैं और पॉइंट समझाए गए हैं, तो जाकर के जरूर से देखना। और इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को कि पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। यही तो कहा उन्होंने, अंग्रेजों से कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसीलिए उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया, है ना। मतलब अहिंसा का साथ देते हुए इन्होंने एक जन संघर्ष किया, एक आंदोलन छेड़ा, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। और इसी अवसर पर गांधी जी ने मतलब गांधी जी द्वारा दिया गया नारा करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया गया, है ना, क्योंकि ब्रिटिश शासन था तब तो, है ना। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले, क्योंकि लोग थक चुके थे इस गुलामी से, है ना, इतने संघर्ष से, और इतने लोगों की जो है यहाँ पे जो है शहादत दी इतने लोगों ने, है ना। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगों ने लिया और यहाँ पे जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने जो है हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थीं। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग से के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। इस आंदोलन ने भारतीयों के मन से ही अंग्रेजी शासन का जो है खौफ खत्म कर दिया था, है ना। तो ये यहाँ पे रहेगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इस पर टिप्पणी रहेगी। इसके बाद सबीना अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सबीना अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया। इस आंदोलन का शुभारंभ गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया था, है ना। जैसे कि हमने अभी दांडी यात्रा के ऊपर देखा था, जो क्वेश्चन था दांडी मार्च को लेकर के, उसमें आपने सबीना अवज्ञा आंदोलन का भी वर्णन देखा होगा। तो ये वही यहाँ पर कहा जा रहा है। और देख सकते हैं देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। तो यही तो आंदोलन है, इसी प्रकार से किया जाना चाहिए। और गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले, और ये अभी भी है, आंदोलन करने का अधिकार सभी को अभी भी प्राप्त है। अभी भी किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, जो कि सही है ना। तो ये आंदोलन, ये अधिकार है लोगों का, है ना, अपने हक मांग रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। तो ये अपना हक मांगने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं किया, है ना। तो इसी के कारण जो है क्या हुआ, नमक कर जो है ख़त्म किया गया। इसके बाद है आपको
आगे और इसी में दिया गया है, इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, है ना। तो चिंतित सरकार जो हो चुकी थी भाई, होगी ही, क्योंकि इतना जो है बहिष्कार किया गया कपड़ों का, शराब की दुकानों का, है ना, और सरकारी दफ्तरों पर जो है। तो सरकार चिंतित होने लगी और नेताओं को जो है क्या करने लगी, गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में, है ना, जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर गई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों और अदालतों और रेलवे स्टेशन, मतलब हर जगह लगभग हमले शुरू कर दिए। तो भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का जो है रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया तथा लगभग 1 लाख लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के साथ समझौता हो गया और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए। उन्होंने भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, परंतु ब्रिटिश शासन ने उनकी मांग जो है अस्वीकार कर दी। अतः 1932 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः जो है आंदोलन शुरू किया, है ना। गांधी जी ने भारत के लिए जो है पूर्ण जो है यहाँ पे स्वाधीनता की मांग की थी, लेकिन जो है वहाँ पे क्या है, उनकी मांग को जो है ब्रिटिश शासन द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में पुनः आंदोलन प्रारंभ किया गया। सरकार के नए सिरे से दमन शुरू किया गया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते आंदोलन की गति जो है मंद पड़ने लगी। कई सालों आंदोलन यहाँ पे चला, देख सकते हैं आप कितना लड़े लोग हमारे लिए। इसके बाद है आपका 14वें नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका या कार्यों का पर प्रकाश डालिए, लिखिए, है ना। तो सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना। तो लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुसंख्यक दल के द्वारा किया जाता है। बहुमत के समर्थन के कारण सरकार कई बार मनमाने कानून व नीतियां जो है लागू करने का प्रयत्न करती हैं और जनता का अत्याचार करती हैं, जनता पर जो है अत्याचार करती हैं। विरोधी दल सरकार का विरोध करके उसकी निरंकुशता पर रोक लगाता है, उससे मनमानी करने से रोकता है ना। सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना ये तो सही है, क्योंकि अगर कोई सरकार यहाँ पर गलत फैसला लेती है तो विरोधी दल जरूर से वो कार्य करेगा कि उस सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये यहीं पे कहा गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट को समझिए अच्छे तरीके से, 2-3 बार पढ़िए और उसे अपने जो है प्रैक्टिकली रिलेट कीजिए अपने अभी जो चल रहा है ना आसपास में, है ना। थोड़ी राजनीति भी पढ़ा कीजिए तो आपको समझ आ जाएंगे ये क्वेश्चन। जनमत की अभिव्यक्ति करना, विरोधी दल सरकार व साधारण जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। विरोधी दल सरकार क्या है, साधारण जनता, मतलब जो केंद्र में सरकार होती है ना, जिसकी सरकार देश में चल रही होती है, उसके अगेंस्ट जो सरकार होती है ना, मतलब जो विरोधी दल होता है, कोई भी हो, विरोधी दल हो, मतलब जिसकी सरकार नहीं है या फिर सरकार हो भी, तो अगर कोई गलत काम करता है और उसकी विरोधी दल सरकार है तो वो साधारण जनता का साथ देगी। ये हमेशा देखने को मिला है और आप अभी देख भी पा रहे होंगे। और विभिन्न विषयों पर जनता की भावनाओं, इच्छाओं व प्रतिक्रियाओं को सत्तारूढ़ दल संसद तक पहुंचाते हैं, है ना। ये सही कार्य है और किया जाना चाहिए। विरोधी दल विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जनमत जागृत करके अपने मत को प्रस्तुत करता है, जिससे जनमत के निर्माण में भी सहायता मिलती है। राजनैतिक चेतना उत्पन्न करना, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए जनता में राजनैतिक चेतना का जागृत होना आवश्यक है। इसके बिना चुनावों के द्वारा सरकार में परिवर्तन लाना कठिन है। विरोधी दल सरकार की त्रुटियों को जनता तक पहुंचाने और देश तक सरकार के बारे में जनता को जानकारी देते हैं। तो ये विरोधी दल ही तो करते हैं, ये सही जानकारी मतलब जानकारी देते हैं, मतलब जनता तो नहीं जानती ना सरकार की सब कुछ त्रुटियां कि गलतियां क्या कर रहा है सरकार, है ना। हमारे साथ सरकार अन्याय क्या कर रही है, लेकिन विरोधी दल मतलब हर एक व्यक्ति नहीं जान पाता, ना ही उन्हें कोई प्रचार वहाँ पे बताने आता है, ना ही समझाने आता है। तो विरोधी दल क्या करता है, अगर सरकार कोई गलत फैसला ले रही है जनता के हित में, या फिर कोई ऐसा कार्य जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है जो कि जनता के लिए सही नहीं है, या फिर उसका विरोध करना भी इनका एक काम होता है ना, तो वो करती है। और एक जनता के लिए तक ये जन तक ये न्यूज़ पहुँचाने का एक तरीके से विरोधी दल जो है कार्य करता है। इस प्रकार भी जनता के में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं, तो ये ठीक ही बात है। इसके बाद है वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करना। तो विरोधी दल वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी समय सरकार अचानक त्याग पत्र दे दे या उसे हटा दिया जाए तो विरोधी दल तुरंत सरकार का गठन करके शासन की बागडोर संभाल लेते हैं, है ना। तो ये रहेगा। इसके बाद है खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ खरीफ दिया गया है, एक तरफ रबी दिया गया है, दोनों में अंतर दिए गए हैं, 4 अंतर दिए गए हैं।
5 अंतर दिए गए हैं आपको, जो भी अच्छे लगें 4 याद कर लीजिएगा। वैसे 5 कर लेंगे और 5 ही लिख करके आएंगे, अगर पूछा गया तो एक भी अंक नहीं कटेगा। यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है ना। आपको पता होगा खरीफ की फसल जब होती है, जब बारिश होती है। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु में शुरू होती है। इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली हैं। इसकी प्रमुख फसलें क्या हैं? जौ, चना, सरसों, अलसी, है ना। और इसमें आप सोयाबीन, उड़द भी याद रखिए, है ना। इसके बाद आपका अगला पॉइंट दिया गया है, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। इसमें जो है अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। अभी जो पक रही है यही है भैया रबी की फसल, है ना। अगले एक मंथ में कटेगी सब। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अधिक होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, है ना। अभी काटी जाएंगी ना अगले महीने, तो ये रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्व काट की मृदा पर परिच्छेदिका कहते हैं। देखिए कुल 16 क्वेश्चन बताए हैं आपके, 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जरूर से ये सारे क्वेश्चन कर लेना याद। अगर एक बार में आपको याद तो वैसे होना मुश्किल है, लेकिन आप सुनिए, सुनने से बहुत याद होता है। तो वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे अगर हो सके तो, है ना। थोड़ी स्पीड जो है बढ़ा करके देख लेंगे, पर सुनेंगे बार बार तो आपको याद होगा, मैं कहता हूँ। और सारे वीडियोस देख लेना जा करके। 1, 2, 3, 4 पॉइंट इसके दिए गए हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा, है ना। ऊपर क्या होती है? भूपट्टी कहलाती है। भूपट्टी पर जो मृदा होती है, ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत होती है। उसी में तो वो उपजाऊपन पाया जाता है मृदा में, है ना। ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना इसी मृदा में होता है। ऊपरी मृदा जो होती है उसी में तो खेती होती है भाई, और उसी में ह्यूमस पाई जाती है, तभी तो उसमें खेती हो पाती है। और दूसरी परत को उपमृदा कहते हैं। पहली परत जो होती है उसे उपमृदा, और दूसरी परत जो होती है उसे उपमृदा। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत को अपक्षैत मृदा कहते हैं। चट्टानी पदार्थ परत में अपक्षैत मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं, मतलब चट्टान का एरिया चौथी परत में शुरू हो जाता है ना। तो ये रहेंगे सारे क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं अभी तक। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, है ना। अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और अब आपके पेपर हो जाएंगे तो शायद आप हमें भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए तैयारी की करवाई है और आपकी मेहनत की है ना। आपके साथ साथ हमने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है, क्योंकि ये क्वेश्चन तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। शायद कुछ स्टूडेंट ये समझ पाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं कि थैंक यू सर, आपने हमारे लिए मेहनत की। सो आप लोगों को बहुत ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और अपनी तैयारी के लिए 100% अपना देते हैं। और आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप अपना अगला एग्ज़ाम जो है, लास्ट आपका पेपर है, आप अच्छी तरीके से करके आएँ। और सारे वीडियोस देख लेना ताकि आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अभी इधर उधर से ज़्यादा कुछ पढ़ पाएँ। तो ये मैंने जो सारे वीडियोस बना दिए हैं बिल्कुल कंप्लीट है, जाकर के सभी वीडियोस देख लीजिए, कंप्लीट आपका हो जाएगा बहुत कुछ। और इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको 11वीं में जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है वो तो हम बताएंगे ही, साथ ही आपकी तैयारी भी करवाएंगे, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसकी, है ना। तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और ये यहाँ पे शायद फिर आप लोग वीडियो देखें, लेकिन देखिएगा, जुड़े रहिएगा हमसे। हम आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।